सुकरात एक अच्छा नागरिक नहीं था। इस तरह का आरोप उसके जीवन काल के दौरान उसके विरुद्ध लगाया गया था, जिसे बाद के युगों में प्रायः दोहराया जाता रहा है। इसके शिष्य रहे चुके अल्सिबियोड्स, क्रिटियोस और चार्मडेस के अपराध अब पुनः स्थापित लोकतंत्र की स्मृति में अभी तक ताज़ा थे। वह एथेंस की प्राण पीड़ा में तटस्थ बना रहा। यह तथ्य सामान्य सद्भाव हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्लेटो ने संभवतः अगली पीढ़ी में कलम को अपने मित्र का बचाव करने का हथियार बनाया, और इस संदर्भ में उसने जो कुछ लिखा वह उस समय के एथेंस वासियों के लिए नहीं था, बल्कि भावी पीढ़ी और पूरी दुनिया के लिए था। इस घटना के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्रिटो ने वास्तव में उससे भेंट की और भाग निकलने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। प्लेटो उससे कहीं अधिक कल्पना कर सकता था, और सुकरात के पास बच निकलने का प्रस्ताव लेकर जाने वाले वयोवृद्ध मित्र के रूप में क्रिटो जैसे एकदम उपयुक्त चरित्र का चयन करना इस कलाकार का ही काम लगता है। क्या इसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे उसी के देश के कानूनों द्वारा एक अन्यायपूर्ण निर्णय का पात्र बनाया गया हो, उस देश से भाग जाने का प्रयास करना सही है? ऐसा विषय है जिसके बारे में धर्म अधर्म का विचार करने वालों में असहमति हो सकती है। गद्य लेखक शैली का विचार है कि सुकरात ने मरकर अच्छा किया, लेकिन उन कुतर्कपूर्ण कारणों से नहीं जो प्लेटो ने उससे कहलवाए हैं। यह दलील पेश करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा कि सुकरात को जीवित रहना चाहिए था, और जो भले कार्य वह अभी भी कर सकता था उनका श्रेय लेकर यदि वह मरता तो बेहतर होता। एक अलंकार शास्त्री उसकी मृत्यु को महिमा मंडित कर देता। तथापि देखने वाली बात यह है कि प्लेटो का इरादा धर्म अधर्म के प्रश्न का उत्तर देने का बिल्कुल नहीं था, अपितु वह तो उस सहनशील सद्गुण का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था जो महत्तम बुराई से बचने के लिए न्यूनतम अथवा छोटे से छोटा बुरा काम करने से भी मना कर देता है, और जो अपने मालिक को दिखा देना चाहता है कि उसने मृत्यु में भी उन विचारों की रक्षा की है जिनकी हिमायत उसने जीवन भर की है। सुकरात अपने अंतिम क्षणों तक संसार नहीं बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे विरोधाभास को बनाए रखता है। उसकी बुद्धि ने ही उसे रास्ता दिखाया होगा। हालांकि वे निष्कर्ष उसके लिए घातक हो सकते हैं। उसकी यह असाधारण भावना की दृष्टि दुख की दुष्ट व्यक्ति न तो भला कर सकता है न ही बुरा। यदि नैतिक बुराई के अर्थ में ली जाए जैसा कि उसका अभिप्राय है तो सच है, उसके अपने शब्दों में वे किसी व्यक्ति को बुद्धिमान या मूर्ख नहीं बना सकते। यह छोटा सा संवाद तर्कशास्त्र का एक सटीक उदाहरण है जिसमें सामान्य सिद्धांत की दृष्टि से निष्कर्ष की जरूरत ही वहाँ रह जाती है। सुकरात के स्वप्न और होमर की पैरोडी से इसका पूर्वाभास आरंभ में हो जाता है। नियम कानूनों और नीचे की दुनिया में उनके सहधर्मी कानूनों का व्यक्तिकरण काव्यालंकार एक सबसे उत्तम एवं अत्यंत निर्भीक उदाहरण है जो प्लेटो में देखने को मिलता है। सच में क्रेटो और दूसरे शिष्य अपने शिक्षक को भली भांति जानते हैं और वे अपनी योजना को खूबियों के बारे में बहस करने के लिए तैयार करके आते हैं। अब बच निकलने से सुकरात जीवन में अपने निजी दायित्वों को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा यदि वह योजना के अनुसार काम नहीं करता है तो बहुत से लोग सोचेंगे
कि उसके मित्रों ने उसके भाग निकलने का प्रबंध करने में उसकी पर्याप्त परवाह नहीं की, अतः अपनी वचनबद्धताओं का सम्मान करने और अपने मित्रों की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के उद्देश्य से सुकरात ने जेल से भाग जाने का प्रयास किया। लेकिन सुकरात इन तर्कों को उस एक निर्णय के संदर्भ में अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देता है कि कौन सा कार्य सच में उचित है। यह बात विशेष महत्व नहीं रखती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। जैसा कि उसने दी अपोलॉजी में तर्क किया था, एकमात्र विचार को महत्व रखता है, उसका संबंध सामान्यतः बहुसंख्य के लोगों से नहीं है, बल्कि उनके बजाय उस एक व्यक्ति से है जो वास्तव में जानता है, अर्थात समझ रखता है। मानवीय कार्य के बारे में निर्णयों का आधार केवल सच्चाई को बनाया जाना चाहिए, ताकि सुविचारित नैतिक विवेचन में केवल वही उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसका सहारा लेकर व्यक्ति उसे प्रकट करने की आशा कर सके। एकमात्र विचार को महत्व रखता है, उसका संबंध बहुसंख्यक लोगों से नहीं है, बल्कि उस एक व्यक्ति से है जो वास्तव में समझ रखता है। संवाद वहाँ से शुरू होता है जब सुकरात को अपनी जेल कोठरी में क्रेटो की मौजूदगी का पता चलता है। क्रेटो एक धनी मित्र है और वह सुकरात का शिष्य है। सुकरात जब आश्चर्य व्यक्त करता है कि संतरी ने उसे इतने अलसुबह अंदर कैसे आने दिया, तब क्रेटो सुकरात को सूचित करता है कि वह संतरी को अच्छी तरह जानता है और उस पर उसका एक उपकार है। क्रेटो के पास सुकरात के लिए बुरी खबर है। वह उसे बताता है कि चश्मदीद गवाहों की सूचना के अनुसार जहाज डेलोस से आ चुका है और कल सुकरात को फांसी दे दी जाएगी। सुकरात उस रिपोर्ट को छिड़क देता है, यह कहकर कि उसने एक सपना देखा है। सफ़ेद पोशाक में एक स्त्री को देखा है जो उससे बता रही है कि आज से तीसरे दिन वह फतिया जाएगा, जिसे इलियाड कहा जाता है। सुकरात कहता है कि उसका मतलब एकदम साफ है, उसकी मृत्यु में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। क्रेटो सुकरात को उस सपने के बारे में अधिक कुछ कहने नहीं देता है, बल्कि उसे दैत्य कहकर पुकारता है। क्रेटो इतनी सुबह सुकरात को मृत्यु से बचाने के लिए आया है। क्रेटो सुकरात से कहता है कि यदि वह फांसी पर चढ़ जाता है तो लोग समझेंगे कि क्रेटो तथा उसके मित्र इतने निकम्मे थे कि वे उसे बचाकर ले जाने के लिए धन नहीं जुटा सके। क्रेटो की चिंताओं से यह प्रतीत होता है कि घूस देकर कारागार से निकल भागना इतनी आम बात थी कि लोग उस पर नाराजगी प्रकट नहीं करते थे, बल्कि मानकर चलते थे कि ऐसा ही होगा। सुकरात क्रेटो के संभावित मुखबिरों को खरीदने संबंधी पहले प्रस्ताव को ठुकरा देता है और क्रेटो का यह कहकर विरोध करता है कि मुखबर रास्ते में बिक जाते हैं। वह आगे कहता है कि यदि सुकरात क्रेटो के खाते में धन घटते जाने से डरता है तो सिमियस और सिवेस जैसे कुछ विदेशी भी हैं जो काफ़ी धन लेकर शहर में पहुंच गए हैं। तत्पश्चात क्रेटो साधारण आदमी का नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण करे और जहाँ तक संभव हो उन्हें कभी अनाश्रित न होने दे। वह सुकरात को बताता है कि यदि उसके पुत्र अनाथ होने से बचे रहते हैं तो उसके लिए वह उससे किसी आभार की अपेक्षा नहीं करेगा। तथापि क्रेटो यह नहीं कहता कि वह स्वयं उन बच्चों की देखभाल करेगा। क्रेटो आगे कहता है कि मुकदमा कभी होना ही नहीं चाहिए था और उसे किसी दूसरे ढंग से संभाला जा सकता था। उसका कहना है कि निकल भागने में असफल रहना सारे मामले की एक हास्यास्पद चरम स्थिति होगी और सुकरात के मित्रों के लिए एक शर्मनाक कायरता की मिसाल बनकर रह जाएगी। सुकरात क्रेटो को बताता है कि वह उन लोगों में से है जिसे विवेक से काम लेना चाहिए। वह उन लोगों के विचारों के प्रति तिरस्कार व्यक्त करता है जो अविवेकपूर्ण ढंग से सोचते हैं और वेद का व्यवहार करते हैं। सुकरात कहता है कि सिर्फ उसी व्यक्ति की राय
महत्व रखती है जो न्याय को समझता है। धन, सम्मान और बच्चों को खिलाना पिलाना जैसी बातें विचारहीन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। फिर सुकरात क्रेटो को न्याय की परिभाषा पर विचार करने, यह सोचकर बताने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या जानबूझकर गलत कार्य करना कभी उचित हो सकता है। सुकरात यह तर्क देता है कि अन्याय का प्रतिकार बदले से करना या बुराई को बुराई से मारना हमेशा गलत है, और इस तरह का न्याय इतना ही गलत है जितना कि अन्याय करना। सुकरात क्रेटो से कहना चाहता है कि मानव जाति का विशाल बहुमत कभी इस विचार को नहीं मानेगा कि बुराई का प्रतिरोध करना न करना गलत है। इस विचार को न कभी मान्यता मिली है और न कभी मिलेगी। वह सोचता है कि यह एक महत्वपूर्ण नैतिक मानदंड है और जो लोग उससे सहमत नहीं होते उनका कोई सामान्य आधार नहीं होता है और वे अवश्य ही एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। उसका कहना है कि उनके विचार विमर्श के लिए इस आधार वाक्य को सत्य माना जाना जाएगा। क्रेटो कहता है कि वह सुकरात को इस बात से सहमत है कि बुराई को बुराई से करना उतना ही गलत है जितना कि अन्याय करना, लेकिन वास्तव में दोनों में से कोई भी बात उसे क्या बिल्कुल नहीं करती है। क्रेटो को एकमात्र मित्र को कारागार से बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने और सुबह सुबह उससे भेंट करने के लिए जेल में प्रवेश हेतु रिश्वत देने में किसी तरह का पाप नजर नहीं आता है। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि सुकरात के अनुसार उन्हें मित्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैतिक रूप से वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। समझाने बुझाने के अलावा किसी अन्य तरीके से बुराई का प्रतिकार करना भी एक बुराई है। सुकरात का यह कहना है कि समझाने बुझाने के अलावा किसी अन्य तरीके से बुराई का प्रतिकार करना भी एक बुराई है। नैतिक शांतिवाद का एक प्राचीन कथन है। सुकरात उसके तर्कसंगत बचाव के लिए एक अनुरूपता को पूर्ण आधार बनाता है। वह कहता है कि राज्य के सामने एक नागरिक की वही स्थिति है जो एक बच्चे की अपने माता पिता के सामने होती है। जिस तरह का एक गुलाम की हस्ती उसके मालिक की तुलना में, वह कहता है कि दुनिया के सामने वह जो कुछ भी है राज्य की वजह से है, क्योंकि हर चीज़ पर राज्य का कानून चलता है, चाहे विवाह हो, बच्चे का पालन पोषण हो या उसकी शिक्षा। सुकरात का कहना है कि वह राज्य की संतान है और राज्य का गुलाम भी है, और जिस राज्य ने उसका इतना हित किया है उसकी आज्ञा का पालन न करना, उस राज्य की नष्ट करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। शेष भाग सद्गुण का आधार के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।